नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी, विषय हिंदी, पाठ 10। पाठ का नाम है बेटियां हों तो ऐसी। पाठ का उद्देश्य है देश प्रेम, बलिदान भाव, कष्ट सहिष्णुता, कर्तव्य बोध। बेटियां बेटों से कम नहीं। देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम प्रकट करना, बलिदान भाव प्रकट करना और जो है उसमें अपनी सहनशीलता, कष्ट आदि के भाव को प्रकट करना। कर्तव्य, अपने अधिकार बोध को प्रकट करना। और बेटियां जो हैं बेटों से कम नहीं हैं। पाठ प्रवेश में हम पढ़ेंगे बेटा और बेटी में अंतर करने वाले सिलेसिया और रूस की इन बेटियों के साहस की गाथा पढ़ लें तो उनकी सोच को नई दिशा अवश्य मिलेगी। वे भी हमारे साथ कह उठेंगे कि बेटियां हों तो ऐसी। ठीक है, अब आगे हम जो है पाठ पढ़ेंगे और देखेंगे कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। उन दिनों नेपोलियन की तानाशाही यूरोप में हड़कंप मचाए हुए थी। उन दिनों की बात है जब नेपोलियन ने अपनी तानाशाही से, यानी कि अपनी जो है अपनी इच्छा से जो है नियम बनाता था। नेपोलियन जो था वह अपनी इच्छा से नियम बनाता था और उन्हीं अपनी इच्छा से उन नियमों का प्रयोग करता था। उसे तानाशाही कहते हैं। जो अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी इच्छा से करे उसे तानाशाही जो है कहते हैं। ठीक है, तानाशाही को हम कठिन शब्द में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर जो है उन दिनों नेपोलियन की तानाशाही यूरोप में हड़कंप मचाए हुई थी। तो तानाशाही का मीनिंग होता है कि अपने अधिकारों का प्रयोग हम अपनी इच्छा से करते हैं तो उसे तानाशाही कहते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन अपनी तानाशाही का, अपने अधिकारों का प्रयोग, अपने नियमों का प्रयोग अपनी इच्छा से करता था। एक एक देश को जीतता और फ्रांस के साम्राज्य के अंदर शामिल करता जाता था। नेपोलियन जो था वह एक एक देश को जीतता जा रहा था और फ्रांस के साम्राज्य में उसे शामिल कर रहा था। उसकी सेना अजय थी। उसकी सेना अजय यानी कि उसकी सेना अजय थी। अजय यानी कि उसकी सेना पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता था, विजय हासिल नहीं कर सकता था। जिस सेना को कोई हरा नहीं सकता उसे अजय सेना बोला जाता है। ठीक है, उसकी रोकथाम करने वाला कोई शत्रु नहीं था। उसकी जो है उसका डट कर मुकाबला करने वाला उसके सामने कोई दूसरी सेना जो है नहीं थी। अब जो है सेकंड जो है पैसेज में हम देखेंगे जैसे कि नेपोलियन की निगाह जर्मनी पर पड़ी और उसके एक टुकड़े को फतेह करता वह आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन सिलेसिया पहुंचने के बाद उसकी सेना को रुक जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ के देशभक्त अपने को नष्ट कर देना ज़्यादा अच्छा समझते थे। बनिस्बत गुलाम बनने के 1813 में सिलेसिया ने नेपोलियन का जैसा मुकाबला किया वह इतिहास में हमेशा चर्चा पाएगा। अब देखो, नेपोलियन की निगाह यानी कि नेपोलियन की नज़रें जर्मनी पर भी पड़ी। ठीक है, फिर बाद में उसके एक एक टुकड़े को भी उसने विजय हासिल कर ली। निगाह होता है नजरें और फतेह होता है विजय हासिल करना। और फतेह यानी कि उसने विजय हासिल कर ली। और लेकिन सिलेसिया पहुंचने के बाद उसकी सेना को रुक जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ के देशभक्त जो थे अपने को नष्ट कर देना ज़्यादा अच्छा समझते थे। यानी कि हमारे देश पर यह विजय हासिल कर रहा है, इस वजह से वे देशभक्त जो थे अपने को जो है नष्ट कर देना ही बेहतर समझते थे और गुलाम बनने की, यानी कि गुलाम नहीं बनना चाहते थे। किसके? नेपोलियन के। 1813 में नेपोलियन का जैसा 1813 में सिलेसिया ने नेपोलियन का जैसा मुकाबला किया वह इतिहास में हमेशा चर्चा पाएगा। लेकिन 1813 ईस्वी में नेपोलियन का सिलेसिया ने बहुत डटकर मुकाबला किया और इतिहास में भी है हमेशा जो है यह बात याद रहेगी या चर्चित रहेगी कि सिलेसिया ने नेपोलियन का मुकाबला बड़ा डटकर
किया था। ठीक है, फिर आगे है जैसे, जब सिलेसिया के नौजवान अपना खून देकर आज़ादी की कीमत चुका रहे थे, यानी कि जब सिलेसिया के नौजवान अपना खून देकर आज़ादी की कीमत अदा कर रहे थे, तो एक छोटी सी लड़की अपनी झोपड़ी में बेचैन बैठी हुई थी, यानी कि दुखी थी और बैठी हुई थी। वह अपने देश की रक्षा के लिए क्या करे, वह यह सोच रही थी कि वह अपने देश की रक्षा कैसे करे। वह लड़की थी, इसलिए फौज में भर्ती, सेना में भर्ती नहीं हो सकती थी। वह गरीब भी थी, इसलिए पैसा देने के लिए की योग्यता भी उसके पास पैसे देने के लिए भी नहीं थी। उसमें उसमें उसके पास पैसे देने के लिए नहीं थे। उफ, अरे कैसी लाचारी! इसी बेचैनी में थी कि उसे रास्ता सूझ पड़ा। इसी बेचैनी सोचते सोचते उसे एक उपाय जो है उसने सोचा कि किस प्रकार से वह अपने देश के प्रति अपना बलिदान जो है बलिदान दे, जिससे कि देश को बचाया जा सके। तो वह ब्रेस्ला शहर के रास्ते पर चल पड़ी। ठीक है, ब्रेस्ला जो था में इल्जामों की ऐसी दुकान थी जहाँ खूबसूरत बालों की खरीद बिक्री होती थी, यानी कि ब्रेस्ला में जो है ऐसी हजामों की ऐसी दुकानें थी जहाँ खूबसूरत बालों की खरीद बिक्री होती थी। ब्रेस्ला में जो है हजामों की जो बाल वगैरह खरीदते हैं और जो है काटते हैं, तो ऐसी दुकान होती हैं जहाँ पर खूबसूरत बालों की खरीद बिक्री होती थी। तो ऐसी दुकान पर जाकर वह रुकी और अपनी खूबसूरत लटों के लिए मोल तोल करने लगी। तो वह जो है बेचैन थी और बेचैन होते होते वह जो है एक ब्रेस्ला के ऐसी दुकान पर जा पहुंची जहां पर हजामों की एक दुकान थी, जहां पर खूबसूरत बालों की बिक्री होती थी। और वह जो है उसने अपनी खूबसूरत बालों के लिए मोल तोल जो है भाव किया। इतने खूबसूरत बाल, कौन सी मुसीबत तुम पर आई है कि तुम इन्हें बेच रही हो। जो दुकानदार था वह उस लड़की को बोला कि तुम इतने खूबसूरत बालों को क्यों बेच रही हो, कौन सी ऐसा तुम्हें मुसीबत है, दुख है, कष्ट है जो तुम इन बालों को। दुकानदार ने कहा उस लड़की को कि तुम्हारे ऊपर कौन सा ऐसा दुख कष्ट आया है जिससे तुम इन खूबसूरत बालों को जो है बेच रही हो। तुम्हारा गुलाब जैसा चेहरा किस तरह बेडौल हो जाएगा, क्या तुमने इस पर कुछ सोचा है। दुकानदार ने उस लड़की से कहा कि क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा बिना बालों के कैसा मुरझा जाएगा, बेडौल हो जाएगा, यानी कि कैसे तुम्हारा चेहरा सुंदर नहीं लगेगा। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है। दुकानदार की बात सुनकर लड़की मुस्कुराई और बोली, हाँ मुसीबत ही है, किंतु मुझ पर नहीं, मेरे देश के लिए सबसे कीमती चीज़ की कुर्बानी दी जाए तो और अच्छा है। और रही चेहरे की बात, सो गुलामी की कालिख लग जाने पर सब चेहरे एक से हो जाएंगे। बोली, हाँ मुसीबत ही है, किंतु मुझ पर नहीं, मेरे देश पर। देश के लिए सबसे कीमती चीज़ की कुर्बानी दी जाए तो और अच्छा। और रही चेहरे की बात, सो गुलामी की कालिख लग जाने पर सब चेहरे एक से ही हो जाएंगे। काले कुरूप बदशक्ल, यानी कि लड़की का कहने का तात्पर्य यह था कि बालों से सुंदरता नहीं दिखाई देती, उसकी गुणों से ही सुंदरता, जो मनुष्य के अंदर गुण होते हैं उन्हीं से जो है सुंदरता दिखाई देती है। ठीक है, चेहरे तो बलिदान, देश को अगर हम गुलामी से छुड़वा लेंगे तो हमारे चेहरे भी जो हैं बदशक्ल भी सुंदर लगेंगे, यानी कि हमारे जो कुरूप चेहरे हैं वह भी सुंदर लगेंगे। दुकानदार का दिल पसीज गया
यानी कि पिघल गया, पसीज गया। उसने देश के नाम पर मुफ्त में कुछ देना चाहा, यानी कि उसने देश के नाम पर मुफ्त में, फ्री में कुछ देना चाहा, लेकिन इल्ज़ाम जोला लड़की के लेकिन हजाम का झोला लड़की के सुनहरे रेशमी बालों के गुच्छों से चमक उठा और बदले में लड़की के हाथों पर उजले उजले कुछ चांदी के सिक्के चमकने लगे। उन सिक्कों को लेकर वह स्वदेश रक्षक समिति, यानी कि इसमें बताया गया है कि लड़की की ऐसी बात सुन करके दुकानदार का मन भी पिघल गया और उसने भी देश के नाम पर कुछ फ्री में देना चाहा, लेकिन हजाम का झोला, जो बाल खरीदने वाला था और बेचने वाला था, हजाम जिसको बोलते हैं, और झोला जो है लड़की के सुनहरे रेशमी बालों के गुच्छों से चमक उठा और बदले में लड़की के हाथों पर उजले उजले कुछ चांदी के सिक्के भी उसने दिए। उन सिक्कों को लेकर वह जो है, जब उस हजाम ने उसको कुछ चांदी के सिक्के दिए तो उनको लेकर वह स्वदेश रक्षक समिति के दफ्तर में गई। स्वदेश रक्षक समिति, जो अपने देश की रक्षा की एक समिति बनाई जाती है, उसे स्वदेश रक्षक समिति कहते हैं। सिक्के देकर वह खुशी खुशी घर गई, यानी कि सिक्के देकर वह खुशी खुशी घर गई, यानी स्वदेश रक्षक समिति को उसने वह सिक्के दिए। इससे इस अलौकिक बलिदान की कहानी पूरी ब्रेसला में फैल गई, यानी कि जो उसने अपने बाल कटवा कर जो पैसे लिए थे और उन पैसों को उसने स्वदेश रक्षक समिति को दे दिया और वह सिक्के जो है स्वदेश रक्षक समिति को देकर वह अपने घर वापस खुशी खुशी चली गई। लेकिन उसके इस अलौकिक यानी कि अलौकिक होता है जो है असाधारण, जो काम नहीं किया जा सकता, अनोखा। उसके इस अनोखे अलौकिक असाधारण बलिदान की कहानी पूरी ब्रेसला में फैल गई। ब्रेसला की गली गली में फैलकर सिलेशिया के गांव और नगरों में फैली। ठीक है, फिर अलौकिक होता है असाधारण, अपूर्व, जो काम नहीं किया जा सकता, फैलकर सिलेशिया के गांव में और नगरों में फैल गई। लोगों में एक नया जोश आया। इस जोश ने सिलेशिया की रक्षा कर ली। फिर लोगों के झुंड उस दुकानदार के पास पहुंचने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देकर उसकी लटों को देशभक्त की यादगार मानकर खरीदने लगे। यानी कि जो उस लड़की ने जो बाल दुकानदार को बेचे थे और जब उसकी पैसे लेकर आई और फिर उसने बाद में स्वदेश रक्षक समिति को वह पैसे दिए और फिर उन पैसों से उसने फिर उन पैसों को वह स्वदेश रक्षक समिति को देकर आई और खुशी खुशी वह घर वापस आ गई। उसके इस बलिदान की है अपूर्व असाधारण कहानी पूरे ब्रेसला में फैल गई। ब्रेसला की गली गली में फैलकर सिलेशिया के गांवों तक और नगरों तक फैल गई। लोगों में एक नया जोश आ गया। एक नई जो है उसके बलिदान की कहानी को सुनकर लोगों में भी बलिदान की भावना जाग गई। इस भावना ने फिर जो है सभी लोग जो है उसकी जो लटें थी जो वह बेचकर दुकानदार के पास आई थी, उसकी लटों को लोग खरीद कर उसकी देशभक्त की यादगार मानकर उसे दुकानदार से खरीदने लगे। दुकानदार मालामाल हो गए और दुकानदार भी जो है दुकान के पास लोगों की भीड़ लग गई और दुकानदार भी मालामाल हो गए। दुकानदारों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और उस रकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो उनके पास पैसे आए थे उसका बहुत बड़ा भाग ही उन्नति के कामों में खर्च किए जाने के लिए उसने स्वाधीन सिलेशिया के राजकोष में अर्पित किया। उस रकम का और जो पैसा दुकानदारों के पास आया, उन्होंने जो है उस पैसे का बहुत बड़ा भाग जो है उन्नति के कामों में खर्च किए जाने के लिए उसने जो है स्वाधीन सिलेशिया के राजकोष में भी जो है दे दिया। ठीक है, फिर है
रूस के जार के अत्याचारों की कहानी कौन नहीं जानता। सेकंड भाग है रूस के जार के अत्याचारों की कहानी कौन नहीं जानता। यह कहानी जार के दिनों की ही है। प्रेस्कोविया जो छोटी सी लड़की थी, प्रेस्कोविया एक लड़की का नाम है। उसके पिता को जार ने साइबेरिया में वनवास दे दिया था। ठीक है। प्रेस्कोविया का पिता एक ऊंचे पद पर अफसर रह चुका था, इसलिए उसने उसे अपने साथ बीवी और इस बच्ची को भी रखने का हुक्म मिला था। साइबेरिया में इन लोगों की ज़िंदगी बहुत ही दुख में कट रही थी, लेकिन माता पिता को सबसे बड़ी चिंता थी प्रेस्कोविया की, जो दिनों दिन जवान होती जा रही थी, किंतु जिनके भविष्य के लिए कुछ भी करने में। तो रूस के जार के अत्याचारों की कहानी कौन नहीं जानता। यह कहानी जार के दिनों की है। प्रेस्कोविया जो एक लड़की का नाम था, उसके पिता को जार ने साइबेरिया में वनवास दे दिया था। प्रेस्कोविया का पिता एक जो है ऊंचे पद पर अफसर रह चुका था, इसलिए उसने अपने साथ बीवी और इस बच्ची को भी रखने का हुक्म मिला था। साइबेरिया में इन लोगों की ज़िंदगी बहुत ही दुख में कट रही थी, लेकिन माता पिता को सबसे बड़ी चिंता प्रेस्कोविया की थी, जो दिनों दिन जवान होती जा रही थी किंतु जिसके भविष्य के लिए कुछ भी करने में बिल्कुल असमर्थ थी। इधर इस लड़की की चिंता थी कि किस तरह अपने पिता को इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाएगी, और उधर इस लड़की को चिंता थी कि किस प्रकार यह अपने पिता को रूस के जार के अत्याचारों से जो है मुक्ति दिलवाए, कैसे छुड़वाए। एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं वह जार से कहकर अपने पिता को छुड़ाने की कोशिश करे। तो यह प्रेस्कोविया जो लड़की थी, यह अपने पिता को छुड़वाना चाहती थी और रूस के जार के अत्याचारों से। और कहाँ साइबेरिया और कहाँ रूस की राजधानी पेट्रोग्राद, और कहाँ साइबेरिया और कहाँ रूस की राजधानी आज का लेनिनग्राद। रास्ते में बर्फीले मैदान, घनघोर जंगल, भेड़ियों के झुंड, डाकुओं के दल, डाकुओं के समूह, अपरिचित लोगों की बस्तियां। बाप ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस तरह की बात भी मत सोच। तू हमें छोड़कर कहाँ जाएगी। माँ की आंखों में आंसू चलने लगे। उन आंसुओं ने वह कहानी कही जो जिह्वा से नहीं कही जा सकती। लड़की अपने जो है पिताजी से कहती है कि मैं आपको जो है रूस के जार से आपको छुड़वाऊंगी और मैं वहाँ जाऊंगी, लेकिन पिता जो है कहता है कि वहाँ पर भेड़ियों के झुंड हैं, डाकुओं का दल है, अपरिचित लोगों की बस्तियाँ हैं, और मेरी प्रिय बेटी तुम वहाँ पर तू ऐसी बात मत सोच, क्योंकि रूस का जार जो है अत्याचारी है, वह जो है हमें नहीं छोड़ेगा और रिहा नहीं करेगा हमें, लेकिन वह बिना कहे ही अपनी आँखों की आंसुओं से यह कहानी बयां कर रही थी, जैसे कि जिह्वा से न कहकर अपनी आंसुओं से यह कहानी बयां कर रही थी। फिर है 3 बरस बीत गए। प्रेस्कोविया अब 18 बरस की हो चुकी थी। प्रेस्कोविया जो है 18 बरस की हो चुकी थी। अपने पिता को कैद से छुड़ाने की इच्छा उसके हृदय में तीव्र और प्रबल होती जा रही थी। यानी कि अपने माता पिता को रूस के जार से छुड़वाने की जो उसकी इच्छा थी, उसके मन में तेजी से बढ़ती जा रही थी। निकट ही में एक दूसरे सज्जन भी वनवास की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके पास कोई एक दूसरा सज्जन भी जो है वहाँ पर कैद कर रखा था। उन्होंने उनसे लिख आकर उसने एक दस्तावेज पेट्रोग्राद भिजवाया। जो उनके पास एक सज्जन और थे जिनको भी कैद कर रखा था, उनसे प्रेस्कोविया ने एक दस्तावेज लिखवाया और पेट्रोग्राद भिजवाया, और 6 महीने के बाद पेट्रोग्राद आने का आज्ञा पत्र उसे मिला। प्रेस्कोविया को पेट्रोग्राद जाने का जो उसने पत्र भिजवाया था लिखकर, उसके अनुसार उसे जो है पेट्रोग्राद जाने का आदेश मिला। उस आज्ञा पत्र को लेकर के जो आज्ञा पत्र उसने भेजा था, जो एक सज्जन को कैद कर रखा था, उससे उसने एक
पत्र लिखवाया था और पेट्रोग्राद भिजवाया था और पेट्रोग्राद जो है उसे आने की आज्ञा भी मिली थी और उस आज्ञा पत्र को लेकर वह अपने पिता के पास दौड़कर पहुंची और राजधानी जाने की फिर इजाज़त मांगी और फिर जो है अपने पिताजी के पास वह गई और उसने कहा कि मुझे पेट्रोग्राद जो है जाने की आज्ञा मिल गई है और मैं जो है आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। माँ बाप ने फिर उसे समझाया प्रेस्कोविया को कि तुम मत जाओ, मना किया, किंतु एक दिन उनके पैरों में गिरकर रोकर गिड़गिड़ाकर उनकी आज्ञा और आशीर्वाद लेकर जेब में सिर्फ एक रूसी सिक्का ली वह पेट्रोग्राद के लिए रवाना हो गई। यानी कि माँ बाप से उसने फिर जो है समझाया, उनसे आज्ञा मांगी कि और पैरों में गिरकर रोने लगी और आशीर्वाद लिया और जेब में सिर्फ उसके एक रूसी सिक्का ही था। उसको लेकर के वह पेट्रोग्राद के लिए चल पड़ी। प्रेस्कोविया पेट्रोग्राद की ओर जा रही थी। प्रेस्कोविया जो है प्रेस्कोविया लड़की का नाम है, कोई देश का नाम नहीं है, एक लड़की का नाम है प्रेस्कोविया। पेट्रोग्राद की ओर जा रही थी। रास्ते में जंगल, ऊंची नीची सड़कें, भयावनी नदियाँ। पेट्रोग्राद जब वह अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए वहाँ जा रही थी और रास्ते में जंगल थे, ऊंची नीची सड़कें थी और डरावनी नदियाँ थी। कभी वह रास्ता भूल जाती तो कभी पानी में भीग जाती थी। कभी रास्ता जो वह भूल जाती थी और कभी वह पानी में भीग जाती थी। जाड़े से तो हमेशा और सर्दी से वह ठिठुर रही थी तो रास्ते में रोज़ खाना भी नहीं मिलता था। जंगलों में से जाते समय उसे खाना भी नहीं मिल रहा था, भोजन भी उसको नहीं मिल रहा था। कहीं उसे झिड़की मिलती, कहीं उसे दिल लगी होती, यानी कि उसे कहीं दिल लगी होता मजाक, कहीं उसे दुख मिलता और कहीं उसे मजाक जो है सूझने लगता। बहुत कम जगह उसे आराम और सत्कार मिलता, लेकिन ऐसी जगह थी, कुछ कम ही जगह थी जहाँ उसे आराम मिलता था, सम्मान मिलता था। एक बार जब वह वोल्गा नदी पार कर रही थी तो अचानक पानी में गिर गई। मुश्किल से बची और जोरों से बीमार पड़ी। यदि एक दयालु सन्यासिनी का ध्यान उस ओर नहीं जाता तो वह मर ही गई थी। पेट्रोग्राद पहुंचकर भी उसने अपने काम में सफलता उसे मिली। बहुत कम जगह, यानी कि बहुत कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर उसे आदर और जो है आराम बहुत ही कम मिला। एक बार जब वह वोल्गा नदी पार कर रही थी तो अचानक जो है नदी में पानी में गिर गई और बड़ी मुश्किल से बची थी और बहुत तेज़ बीमार भी पड़ गई थी। लेकिन एक दयालु सन्यासिनी की नज़र उस पर नहीं जाती तो वह मर ही जाती। पेट्रोग्राद पहुंचकर उसने अपने इस कार्य में सफलता हासिल की। पेज नंबर 78। इसमें क्या है, करना उसके लिए आसान नहीं था। जार के दरबार में उसकी पहुंच कैसे हो, कौन उसकी वकालत करे। वह चाहती थी कि रूस के जार के दरबार में वह कैसे पहुंचे, उसकी कौन जो है वकालत करे, कौन उसका जो है पक्ष ले और कौन उसकी सिफारिश करे और कौन उसकी उसकी वकालत करे, कौन उसका पक्ष ले। तो आखिर एक संभ्रांत कुल की महिला से उसकी मुलाकात हुई, यानी कि लेकिन अंत में एक संभ्रांत वंश की कोई महिला थी, जाति का नाम है, तो उससे उसकी जान पहचान हुई। उसकी सारी कहानी सुनकर वह मुग्ध हो गई। उसने जब एक महिला ने, संभ्रांत कुल की जो महिला थी, औरत ने उसकी कहानी सुनी तो उसकी कहानी सुन करके वह मोहित हो गई। मुग्ध होता है मोहित होना। और उसे लेकर वह जार की माँ के पास पहुँची। ठीक है, उसे लेकर वह जार की माँ के पास पहुँच गई। फिर है, जार की माँ भी इस लड़की की कहानी से दर्बित हुए बिना न रह सकी। जार की पिता के हस्तक्षेप से प्रेस्कोविया के पिता को छुटकारा मिला और जार ने 5000 रूसी सिक्के भी उसे दिए। जब जार के सामने वह पेश की गई, यह पूछे जाने पर कि तुम और क्या चाहती हो, तो उसने अपने पिता के 2 मित्रों की रिहाई की भी प्रार्थना की। ठीक है, जब प्रेस्कोविया पेट्रोग्राद पहुंच गई तो पेट्रोग्राद पहुंचने पर उसने जो है
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसका पक्ष ले, जो उसकी वकालत करे, उसकी सिफारिश करे। लेकिन अंत में उसे एक संभ्रांत कुल की महिला मिली। संभ्रांत कुल की महिला से उसकी जो है मुलाकात हुई। उसने उसकी सारी कहानी सुनी। कहानी सुनकर वह मोहित हो गई और उसे लेकर वह जार की माँ के पास पहुँच गई। जार की माँ ने इस लड़की की पूरी कहानी सुनकर वह जो है पिघल गई और जो है जार की माता के हस्तक्षेप से, यानी कि जार की माता ने जब इस में अपनी बात रखी, प्रेस्कोविया के पिता को छुटकारा मिल गया और जार ने 5000 रूसी सिक्के भी उसे दिए। जब जार के सामने पेश की गई तो यह पूछे जाने पर कि तुम क्या चाहती हो, तो उसने अपने पिता के 2 मित्रों की भी रिहाई छुड़ाने की प्रार्थना की, जो वहाँ पर उसके साथ रहते थे। ठीक है, अपने पिता और उनके मित्रों की रिहाई की खबर लिए प्रेस्कोविया साइबेरिया लौटी। जब अपने पिता और उनके 2 मित्रों को भी जो है रिहाई की खबर लेकर के प्रेस्कोविया साइबेरिया लौटी। अपनी बेटी के इस साहस और अक्षमता पर उन्हें कम आनंद नहीं हुआ, किंतु उनका और उनके शेष जीवन का सबसे बड़ा दुख यही रहा कि उनकी रिहाई की कोशिश में प्रेस्कोविया ने जो लंबी यात्रा की, उसके कारण उसका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया और वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। वह बेचारी जान न सकी कि जीवन के आनंद क्या हैं। ठीक है, तो इसमें अपने पिता और उनके मित्रों की रिहाई की खबर को लेकर के प्रेस्कोविया अपने पिता के पास पहुंची साइबेरिया, और अपनी बेटी के इस साहस और अक्षमता को और इस साहस और जो है जो उस प्रेस्कोविया ने जो काम किया, उस साहस के कार्य को देख करके उन्हें जो है खुशी से फूले न समाए। किंतु उनका और उनके शेष जीवन का सबसे बड़ा दुख यही रहा। किंतु जो प्रेस्कोविया के पिता थे, उनका यह सबसे बड़ा दुख यही रहा कि उनकी रिहाई की कोशिश में प्रेस्कोविया ने जो बहुत बड़ी लंबी यात्रा की है, बहुत बड़ा समय जो है नष्ट किया है, उसके कारण उनका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया था। उसके कारण किसका, प्रेस्कोविया का। और प्रेस्कोविया ऐसे लग रही थी जैसे ज़िंदगी भर के लिए वह अपाहिज हो गई हो। वह बेचारी जान न सकी कि जीवन के आनंद क्या हैं, कि उसकी पूरी यात्रा जो है अपने पिताजी और जो है रिहाई में गई और वह यह न जान सकी कि जीवन का सुख क्या होता है। ठीक है, जीवन के आनंद को वह पहचान न सकी। इस प्रकार से अब पता चलता है कि बेटियां जो हैं बेटों से कम नहीं हैं। किस प्रकार से एक बेटी ने अपने पिता की रिहाई के लिए कितनी बड़ी लंबी यात्रा की और किस प्रकार से उसने अपने सुंदर बाल जो हैं कटवा कर, सुंदर लटों को कटवा कर बेच दिया और जो है उन पैसों को स्वदेश रक्षक समिति को देकर अपने देश के बलिदान के लिए दे दिया। और फिर जो है अंत में एक पिता को अपनी बेटी पर ऐसा गर्व महसूस हुआ कि मेरी बेटियां जो हैं बेटों से कम नहीं हैं। इस प्रकार से अब आपने जाना कि किस प्रकार बेटियां भी साहस और जो है अदम्य साहस का जो है परिचय दे सकती हैं। फिर इसके जो हैं लेखक हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं के लेखक हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर इसमें जो है लेखक परिचय दिया गया है कि लेखक परिचय श्री राम वृक्ष बेनीपुरी का है कि प्रसिद्ध साहित्यकार भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, संपादक भी रहे हैं और इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को अपने पैतृक गांव मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, मैट्रिक पास करने के बाद वे असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए। जेल में भी वे शांत नहीं बैठते थे, वहाँ भी क्रांतिकारी रचनाएं लिखते थे। जब भी जेल से बाहर आते तो हाथ में 2-4 ग्रंथों की पांडुलिपियाँ होती, जो आज हिंदी साहित्य का अतुलनीय खजाना है। पतितों के देश में उपन्यास, माटी की जो इनके कुछ उपन्यास भी थे, जैसे माटी की मूर्तें, कहानी संग्रह, जय प्रकाश, सीता की उमड़ा है। ठीक है, और उनकी प्रसिद्ध दि के आधार पर उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है।
जो है सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरस्कार भी इनको दिया गया। ठीक है, तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी का परिचय। ठीक है, और इसके बाद आपको जो है अब आगे हम करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में शब्दार्थ जो है आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। शब्दार्थ और कठिन शब्द, कोई भी 10 कठिन शब्द आपको जो भी अंडरलाइन करवाए गए हैं, कोई भी 10 कठिन शब्द आपको लिखने हैं। शब्दार्थ के बाद तानाशाही। तानाशाही में है जैसे कि अपने अधिकारों का मनमाना प्रयोग करना। कोई भी एक शब्द इसमें से आप लिख सकते हो। अजय होता है जिसको जीता नहीं जा सकता। बेडौल होता है जो सुंदर नहीं होता, क्रूप होता है। दिल लगी होता है मजाक करते हैं। निगाह होता है नज़र। अलौकिक होता है अपूर्व, अद्वितीय। सत्कार होता है सम्मान होता है, इज्जत होती है। फतेह होता है जीत विजय हासिल करना। तिरो होता है तेज। मुग्ध होता है मोहित होना, प्रसन्नचित होना। ठीक है, तो ये आपको शब्दार्थ अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद आपको कठिन शब्द लिखने हैं। सबसे पहले तो आपको पाठ 10 लिखकर और पाठ का नाम लिखकर, बेटियां हो तो ऐसी, उसमें आप कोई भी एक क्रियाकलाप आपको बनाना है। ठीक है, बेटी का भी क्रियाकलाप आप बना सकते हो। और फिर उसके बाद आपको फर्स्ट पेज पे क्रियाकलाप बनाना है, सेकंड पेज पे आपको शब्दार्थ और कठिन शब्द लिखने हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो में हम अभ्यास कार्य करेंगे। ओके, थैंक यू।